अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज कुछ मौज़ूआत हैं। एक तो जो सीनियरिटी का मामला है उस पर आमिर फ़ारूक साहब की जजमेंट जो है, जजमेंट या ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या कहेंगे नासिर साहब इसको, रिप्रेजेंटेशन का जो है वो जो रिक्वेस्ट थी उनको वो डिसमिस कर दी गई है। वो उसके अंदर क्या कहा गया है, दूसरा आईनी बेंच को बने हुए भी 3 महीने हो गए हैं, तकरीबन 100 दिन के करीब होने वाले हैं। आईनी बेंच में क्या कुछ होता रहा, और जो है वो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आ गया है कि अपना जो है वो कुछ जज साहिबान जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई, कोड ऑफ कंडक्ट के बरखिलाफ़ उन्होंने बातें की हैं। तो उस पे क्या तवक्कुआत हो रही हैं, क्या नई कोई कहानी चलने वाली है, उस अगर होता है तो क्या होगा। और दूसरा ये कि 6 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तैनात जज, एक एक्टिंग जज और 4 हाई कोर्ट्स के अंदर जहाँ से चीफ जस्टिस आए हैं वहाँ पर कायम मकाम चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से क्या खबरें हैं। तो जनाब नासिर साहब, पहले तो ये आप बताइए कि क्या खबरें हैं। पहली खबर तो ये है, माइक पकड़ ले अब आप। अच्छा और लेकिन आप करीब कर लेना। ठीक है क़य्यूम साहब, खबरें तो बहुत सारी हैं और आपने ये बात नहीं बताई, मतलब पीका भी एक दोबारा चैलेंज हो गया। पीका, लेकिन मेन चीज़ तो ये जिसमें आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आंसर है वही है ना। आपको याद होगा ना कि 4 जजेस ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़, 5 जजेस ने इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी थी और उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन ये उठाया था कि जो जस्टिस सरदार डोगर साहब हैं, सरफराज डोगर साहब हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र है आर्टिकल 200 के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने एक तो ओथ नहीं उठाया और दूसरा उनकी जो सीनियरिटी, उनको क्यों सीनियर प्यूनी जज बनाया गया, इस पे इशू था ना। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, और उन्होंने यही कहा है कि एक तो उन्होंने ये मिसाल दी है, इंडिया की भी मिसाल दी है, और उसके अलावा जस्टिस इरफान साहब का जो केस था, फ़ारूक इरफान, हाँ, उनका भी मिसाल दी है। और ये उन्होंने बताया है, उस जजमेंट में ये लिखा था कि जब एडिशनल जज अपॉइंट होता है किसी हाई कोर्ट में तो उसका लिए पीरियड होता है कि 6 महीने या 1 साल के बाद उसकी कंफर्मेशन आती है। तो जब वो कंफर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद दोबारा ओथ नहीं होती। वही ओथ जब उसकी फर्स्ट डे में उसने ओथ लिया था एज एन एडिशनल जज, वही कंटिन्यू करती है और उसी बेसिस पे सीनियरिटी डिटरमिन होती है। सही है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह जब हाई कोर्ट का एक जज दूसरे हाई कोर्ट में आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र होता है तो ये अप्लाई, उस पर लॉ इसलिए अप्लाई करता है कि जो जज ट्रांसफ़र होता है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे नहीं ट्रांसफ़र होता, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकमेंडेशन में ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये एक अथॉरिटी है कि वो किसी भी जज को हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस वजह से ये जो हमने जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई थी वो स्टैंड करेगी, और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसका कोई बेसिस नहीं है और ज़ाहिर है वो रिजेक्ट हो गई है। मेन चीज़ें फिर उन्होंने एक और बात बताई कि जो इंडियन ओथ का भी तो हवाला दिया है उन्होंने उसके में। इंडिया में उन्होंने जो हवाला दिया उसमें ये कहा है कि वहाँ पाकिस्तान में तो खैर ये ट्रांसफ़र पहली दफ़ा हुई है या बहुत कम हुई है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में हर बहुत स्टेट के अंदर जाते हैं। और जब इंडिया में ट्रांसफ़र होती है वन हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, तो वहाँ ओथ नहीं होता, उनकी सीनियरिटी बरकरार होती है। तो ये इस तरह के उन्होंने हवाला आजाद दिए। वैसे नाज़िम, मैं भी ये पढ़ रहा था इसका ना, जो इंडियन हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनका ओथ जो रिप्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो है ना कि I will bear solemnly affirm true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. Constitution of India as by law established.
फिर उसके बाद आगे बड़ी मज़े का फिक्र है कि दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारे जो है वो उसके अंदर जो जजेस के ओथ के अंदर ये इस तरह की नहीं है कि आई विल होल्ड द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द पाकिस्तान। तो ये हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड विदाउट फियर एंड फेवर, और फिर बाकी तकरीबन आगे वो उसी तरह से है कि अंदर लेकिन मुझे कॉन्स्टिट्यूशन जो एंड लॉ। एक इंटरेस्ट, तो ये पाकिस्तान के आइन में क्यों नहीं डाला कि अच्छा पाकिस्तान के आइन में एक इंटरेस्टिंग उसमें इस वजह से शायद नहीं डाला कि कोई अमेरिका से भी जज लेके आना पड़े तो शायद वो भी काम कर ले। हाँ वो है ना हमारे बाबर स्टार साहब। नहीं, तो मेरा ख्याल है कि एक और तरमीम लानी चाहिए आइन में है कि ओथ ऑफ जजेस के अंदर जो है ना वो ये भी है कि मैं इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी हल्फ उठाऊं। दूसरा इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया में एक ये भी है कि जिस स्टेट का जज होता है वो स्टेट में नहीं लग सकता, वो दूसरी स्टेट में जाके काम करता है। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो उसमें होता है कि अगर उसका कोई नियर डियर है तो फिर वो जो है दूसरी वो प्रेफरेबली यही होता है कि वो या उसके जो रिश्तेदार हैं, बेटा है, बेटी है, भांजा है, भतीजा है, उस स्टेट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और या फिर जो है वो जज जो है वो किसी दूसरी स्टेट के अंदर जाते हैं। नासिर साहब कुछ बात कर रहे थे। हाँ, मुझे एक इंटरेस्टिंग, सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ, माइक अपने पास रखिएगा, यहाँ पे माइक पे फिर आवाज़ नहीं आती, फिर हमारे नाज़रीन कहते हैं नासिर साहब की आवाज़ कहाँ गई। अच्छा मुझे जो ओथ ऑफ जजेस पाकिस्तान का जो थर्ड शेड्यूल में है उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, और जिसका जिक्र हमने आपके पिछले प्रोग्राम में किया था, मैंने एक सवाल भी किया था, उसका देखें इसका जवाब भी है। उन्होंने कहा कि ये मैं अब ओथ पढ़ रहा हूँ एक जज का, पाकिस्तान के जज का, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions। ठीक है, ये जो लेटर है जो उन्होंने लिखा है ये एक पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं कैटेगरी में फॉल करता है। ये मेरा एक सवाल है आपसे, अगर करता है तो फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट इसको किस नज़र से नहीं, देखेगा? आप इसको सिर्फ यही छोड़ दें नाज़िर साहब। मुझे एक और भी अब बात दूसरी तरफ चल निकली है ना, तो ये बताएं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ। और वो आइन के नीचे काम कर रहा है। और अगर कोई जज या जजेस ये लिख के उस आइनी इदारे को कहें कि जनाब आप अपने आइनी फ़राइज़ अदा करने मुअत्तल कर दें, मौखर कर दें, तो ये भी इसी चीज़ के अंदर फॉल नहीं करता है। इसका जवाब जस्टिस, आप एक आइनी इदारे को उसके आइनी फंक्शन से रोकने की आप जो है ना कर रहे हैं, और आप लिख के कर रहे हैं। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ने ये इसका जवाब दिया ना, आप हाँ, उन्होंने कल जवाब दिया, उन्होंने कहा है ट्रस्ट दी सिस्टम, ट्रस्ट करें आप। और वो तो ठीक है, सिस्टम और को ट्रस्ट करने वाली बात तो है। बात ये है कि ये आईनी ओहदेदार हैं, ये भी आईनी ओहदेदार हैं ना। सिद्दीकी साहब इसका मैं क्या पार्लियामेंट को उसके काम करने से रोका जा सकता है? सिद्दीकी साहब और ऐसा करना क्या होता है? आप फिर इसका मतलब उकसा रहे हैं किसी को कि जनाब आप अपनी आईनी फ़राइज़ अदा ना करें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर को। तो ये मेरा ख्याल है कि जो राना सनाउल्लाह साहब का जो ये पैगाम है, ये मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ और तरफ ना चीज़ों को लेके चला जाए। सिद्दीकी साहब आपने बड़ी बात की है, इसमें आपने जुडिशल कमीशन को मेंशन किया है, जबकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो 5 जजेस का पहला लेटर है जिसमें वो सदर पाकिस्तान को भी कह रहे हैं, चीफ जस्टिस को भी कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल ना करें। यही था ना कि वो तबादला आर्टिकल 200 के तहत होता है कि वो उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी से भी रोक रहे हैं। एक ये भी सरीहन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। दूसरा जो आपने जुडिशल कमीशन वाली बात की, वो 4 जजेस का लेटर है जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो जुडिशल कमीशन को, अच्छा उसमें से 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहब ऐसे जो जुडिशल कमीशन के मेंबर ही नहीं है। हम चलो थोड़ा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज तो है ना भाई, ठीक है, उन्होंने भी आइन वही हल्फ लिया हुआ है ना, जो आईनी बेंच के लोगों ने लिया हुआ है या चीफ जस्टिस ने लिया हुआ है। तो एक सदर को रोकना या चीफ जस्टिस को रोकना, फिर जुडिशल कमीशन को रोकना कि आप आईनी जिम्मेदारियां पूरी ना करें, तो ये दोनों 5 ये और 4 वो 9 जज हो गए इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के। मेरे मतलब मैं अगर अपना माइंड यूज़ करूं और जिस तरीके नासिर साहब ने उन जजेस का वो पढ़ा है, हलफ पढ़ा है, ओथ पढ़ा है, तो उसके मुताबिक तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि इन्होंने सरीहन खिलाफ वर्जी की है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को पूरा होने में या फुलफिल होने में इन्होंने रखना डालने की कोशिश की है।
अच्छा मैं पहले जहाज़ेब साहब बोल रहे हैं, फिर मेरे हाँ। ज़हन में एक बात आई थी। जाज़ेब जो अब्बासी बात साहब। तैयब कर रहे हैं ना, मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, एक जाहिर है कि हम ना वकील हैं ना अदालत हैं, लेकिन ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये तो बड़ी मोटी मोटी सी और सामने की चीज़ें कि पर्सनल इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करना है, जज को जिससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उससे नहीं करना, लेकिन एक परसिस्टेंटली एक चीज़ को परसू किया जा रहा है, उसके लिए जुडिशल पावर का भी मिसयूज़ किया जा रहा है, कस्टम एक्ट वाला केस, और जुडिशल प्रोसेस का भी मिसयूज़ किया जा रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको ख़त लिखे जा रहे हैं कि आप जो है वो आइन के ऊपर अमल दरामद ना करें, और अपनी ड्यूटीज़ करने के बजाय बाइकआउट के ऊपर जा रहे हैं। तो ये अपने लिए ज़्यादा गहराई नहीं खोद रहे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में अभी ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मज़ीद डिफ़ाइन होने वाली हैं। हम अगर जुडिशल हिस्ट्री को देखें तो अब तक जितने भी रेफरेंसेस आए हैं उसमें कहीं ना कहीं करप्शन का एक पहलू था। जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ यहाँ पे कंप्लेंट आई, फिर इसी तरह से जो इरफान इरफान हसन जो हैं, इनका जी फ़रूख इरफान, इनका पनामा में नाम आ गया था। हाँ। तो ये इस तरह की जुडिशल हिस्ट्री तो हमारे पास है। अब नहीं ये तो जो अपना खतूत शौकत लिखे- अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ कौन सा करप्शन का इल्ज़ाम था? उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था? उनके- उनके पहले ज़रूर आए थे कि जी। वो सीडीए का गोपांग वाला के मिसयूज ऑफ अथॉरिटी वो का तो था। इमरान प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम बन रहा वो था उस उन- बेचारे को, इस वजह से। हाँ, तो उनका बहरहाल वो नहीं, ये- लेकिन ये उनका था जो कि रिमूवल वो- किया था उसके बाद फिर जी। जाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद जजमेंट आई, जी, बड़ी जी, वो अथॉरिटेटिव काफ़ी- जजमेंट है। जी। उस जजमेंट का इंतजार ताकीद करते के रहे बाद- और फिर उसके बाद खत लिखा गया। तो क्यों नाज़िर साहब, ऐसा ही हुआ था ना? दूसरा ये खतूत के ऊपर और जजमेंट्स के ऊपर तो मेरी राय में तो रेफरेंस नहीं आते, मतलब नहीं आते। मेरा ओपिनियन तो ये है। Opinion ही तो- आपकी बात आप- बिल्कुल आप ठीक है। इसमें- नासिर भाई, मेरा एक सवाल है, आप नहीं, वो तो जजमेंट्स के ऊपर रेफरेंस भी नहीं आते, आते। रेफरेंस नहीं आते, भैंसे भैंसों की वो होती हैं, वो तो इधर भी वही जज बैठे हैं। मेरा एक सवाल है, बात ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लिखा हुआ है कि जज का कोड ऑफ कंडक्ट अगर उसने वायलेट किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जो मैं एक लेमैन के तौर पे समझ रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, आपने जजेस का ओथ भी पढ़ा है, और बादियुल नज़र में मैं बादियुल नज़र में कह रहा हूँ कि ये जो लेटर्स हैं जो सिद्दीकी साहब ने जिस चीज़ को मेंशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को फुलफिल ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियों को लिख रहे हैं, तो ये ओथ की खिलाफ वर्जी, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी अगर ये साबित हो मेरे तो नज़दीक से हो गई है, अगर ये हो जाती है तो क्या फिर भी कार्रवाई क्या फिर भी कार्रवाई नहीं हो सकती? वो देखिए, वो फिर ट्रायल देखिए, अदालत तैयब बलोच ने उनको जो है ना अच्छा लेटर गवाह हैं, विटनेस हैं, उनकी बरात वो और खुद कह रहे उनकी हैं, हम पेंशन भी जब्त करने का फैसला लेकिन रेफरेंस के हवाले से मेरे जहन में एक सवाल ये आया था कि जिस तरह अभी सिद्दीकी साहब ने वो जिक्र किया है ना राना सनाउल्लाह साहब का, नहीं राना सनाउल्लाह साहब का, कि हो सकता है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, आपने इमरान खान साहब के ऊपर जो सबसे बड़ा स्टिग्मा जो अब तक चिपका हुआ है और जो हट नहीं रहा, वो क्या है कि उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया था, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा के फेंक दिया बाहर, लेकिन स्टिग्मा नहीं उतरा ना। तो मेरा ख्याल है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इस वेंचर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इन चीज़ों में ना जाएं, ये जुडिशरी पे छोड़ दें। जुडिशरी यूनाइट होती है। हाँ, ये जुडिशरी में जो अभी डिफरेंसेस है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म नहीं होने चाहिए। अगर नाज़िर एक साहब की जज एल्डरली एडवाइस है वैसे। अच्छा नासिर साहब एक छोटा सा कमेंट, मैं वो सवाल है, अगर एक जज अपनी ही जुडिशरी के बारे में कह दे कि तबाह हो गई है, तो वो उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं देखें, तो पार्लियामेंट के बारे में तो अच्छा, उन्होंने जो इसमें अल्फाज ना इस्तेमाल इस पे ये जो बात करना है, आपका इशारा सिर्फ एक- मोहसिन कैनी साहब की तरफ है ना। बिल्कुल। तो कल अली जफ़र साहब के साथ गरीदा फारूकी के प्रोग्राम के अंदर, तो गरीदा फारूक ने अली जफ़र से, बैरिस्टर अली जफ़र से यही सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि ये जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के बरखिलाफ है। ये इवन अली जफ़र साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था। मैं इसमें पार्लियामेंट को आप सॉरी जी। बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट को आप नहीं किसी किस्म के एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बेलाफाइड्स या जो भी कह लें, नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन है। दूसरा तो फिर स्पीकर को चाहिए थोड़ा जुर्रत पैदा करे। दूसरा तैयब बलोच साहब की असल में अदालत काफ़ी सख्त
फैसले कर रही है। तो देखें आप 26वीं तरमीम के बाद वैसे भी ये चीफ अदालत जस्टिस- जो है कोरम नॉन जुडिस है। आप मंसूर अली शाह वाली अदालत। आप जब आप आगे या आपका आईनी बेंच वाला मौकफ लग रहा है। तो नहीं सर, देखें आप 26वीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस भी ना बनाएं, आईनी बेंच की सरबराही भी ना दें, फिर उसके बाद जजेस भी ना उनके लगाएं और फिर ऊपर से रेफरेंस भी फाइल कर दें। मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़्यादती है ये। हाँ, मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, रेफरेंस नहीं, ये बहुत चलो, टू मच, देखें। इट विल बी टू मच। और वो वही बता रहा हूँ ना, फिर ये स्टिग्मा सारी ज़िंदगी इस गवर्नमेंट के साथ लगा रहेगा। आपको याद है ना कि इसी गवर्नमेंट के ऊपर एक और भी स्टिग्मा लगा हुआ है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मतलब रूलिंग पार्टी जो है, सुप्रीम कोर्ट के, हाँ। स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट, ये धब्बा भी नहीं ख़त्म हुआ। जब भी कहीं कोई बात आती है तो ये धब्बा आ जाता है। नहीं, वैसे बात ठीक है आपकी, मतलब ये रौनक लगी रहनी चाहिए थी। ये जो इन्होंने कहा ठीक है जी, जज भी नहीं लग रहे, फलां नहीं है, लेकिन फिर भी यार उनके चैम्बर की तो तजीनो रैश करा के दे दी ना उनको। हाँ, क्या किसके चैम्बर की? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, देखें वो नहीं, फिर आप अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर की तजीनो आराइश PWD ने एक खतीर रकम खर्च करके की है, और कौन सा रंग की है? ग्रीन सब्ज रंग है, ग्रीन पाकिस्तान, सब्ज रंग है। सब्ज रंग का चैम्बर है उनका। माहौल दोस्त है ना सर। हाँ, अब सारे yes। क्लाइमेट जस्टिस और वो सारा उनका अच्छा, है। वैसे ये अच्छी बात है ना, अच्छा। क्लाइमेट जस्टिस के नाम के ऊपर। ग्रीन बहुत सूदिंग कलर है, आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा शायद वो उसमें कोई मुर्शिद का खातादारी भी ना हो। नहीं, नाजिर साहब, क्या होता है, दोबारा बताएं। ग्रीन कलर, ग्रीन बहुत सूदिंग कलर है, ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और वो कहते हैं ना, अकल के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ये मैंने नहीं कहा, लेकिन नहीं, बहरहाल मैं एक मुहावरे की बात कर रहा हूँ। सब्ज रंग बहुत अच्छा कलर है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हमारा पाकिस्तान का झंडा जो है वो ग्रीन कलर और है। रेनोवेशन अगर करवा भी लिए तो यार इसमें बुरी बात क्या है? चैम्बर वन यहाँ पे देखें तैयब, मेरी बात सुने, सिद्दीकी साहब मेरी बात सुने। यार सर, नहीं, फिर सर, देखें दूसरी सर और यहाँ बात पे ग्रीन बेल्ट के ऊपर जजों ने जो है प्लॉट अब आप D12 चले गए। मैं D12 चला गया। तो अगर वो कर सकते हैं, तो अगर चैम्बर में अगर उन्होंने कोई थोड़ी बहुत रेनोवेशन करवा ली है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। साहब आपकी क्या? नहीं, देखें ये रूटीन की चीज़ें नहीं, होता रहता देखें है ना, बात है renovation। कि लेकिन आपको एक मैं वाक़या सुनाने लगा हूँ, और उसमें आप भी विटनेस हैं। हम एक जगह बैठे हुए थे, तो एक साहब ने कहा कि यार मुझे एलर्जी है, तो मैंने ना कहा हुआ है कि यहाँ कारपेट डलवा दें। तो उन्होंने कहा PWD बंद हो गया, पैसे नहीं है। याद है? उनको इनकार हुआ। हाँ। और उनके लिए तो खैर वो सहूलत नहीं थी, ये ठीक कह रहे हैं। हाँ, ठीक ये है ना? ये क्या इसी आपस building- में बेलियां बूझ रहे हैं आप? ये इसी एक दूसरे बिल्डिंग की बात है। ये इसको एलोबरेट करेंगे जहांजेब साहब। नहीं, तो वैसे तो यार आप उनके चैम्बर की बात कर रहे हैं। जस्टिस काजी फैसल ने वो प्रोटोकॉल और वो सारा कुछ जो है वो लेने से इनकार कर दिया था, सारा कुछ था। अब तो जनाब माशाल्लाह मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उनका प्रोटोकॉल देखने वाला है, वो वापस रिवाइव कर दिया गया है सारा। इज्जत तो होनी चाहिए ना, वो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। नहीं नासिर साहब, ये मतलब वो उसके बाद चीफ जस्टिस नहीं होता बंदा? नहीं सर, चीफ जस्टिस होता है, लेकिन काजी साहब अगर देखें, बात ये है कि हमारा मुआशरा जो है ना, वो इस टाइप की चीज़ों का आदी ही नहीं है। काजी साहब की सिंप्लिसिटी थी, वो देखें, वो जो एक इवेंट पे वो चले गए थे और जिस तरीके से वो हुआ, तो अगर प्रोटोकॉल होता तो ऐसा चीज़ें रूनुमाई ना होती। प्रोटोकॉल ज़रूरत है भाई, हमारा मुआशरा प्रोटोकॉल वाले से ही थोड़ा कतरा के रहता है। अगर आप सादगी में, आजजी में चले जाते हैं तो वो उसको लोग बड़ा वो करते हैं। तो आप भी 2 गनमैन लेके आगे पीछे चला करें ना। अल्लाह मुझे देगा तो मैं जरूर रखूंगा, बेफिक्र नहीं। क्या गनमैन देगा अल्लाह? नहीं, पैसे देगा, जो होगा तो इंशाल्लाह मैं गनमैन भी रख लूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो वो अल्लाह होने ताला आपको चाहिए। दे जनाब, इतना दे और जरूर ये दे। है भी जो अल्लाह ने जिस चीज़ से आपको नवाजा हुआ है ना, वो आपकी शख्सियत, आपके रहन नहीं यार, ये भी कोई बात नजर नहीं भी है आनी कि भाई चाहिए। सादगी से आपके ओहदे के ऊपर वो ना, मैं नहीं, बहरहाल अपनी अपनी रवायत है, अपना अपना नहीं, असल उसका में वो है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी खिलती हैं, और कोई बात नहीं है। वैसे तो उनका राइट है। नहीं नासिर साहब, ये कभी नहीं हुआ कि जजों ने ये कहा हो कि जनाब 10 लाख का साडा जुडिशियल अलाउंस क्यों बता देता जी? इस पे तो किसी ने को भी इतराज नहीं किया। ये क्या बात हुई कि हाँ 30 लाख तनख्वाह हमारी ठीक है और हम सरकार के खर्चे पर इनकलाब लेके आएंगे। सर वो ठीक है, लेकिन अब सवाल तो फिर ये भी है ना कि जो चैम्बर पे जो खर्च हुआ है वो घर तो नहीं लेके जाना ना उन्होंने,
तो कल कोई और सीनियर प्यूनी या सेकंड नंबर पे जज होंगे वो इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे भी यहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या होता रहा है, तो उसने साहब वो नहीं है वो। आईनी बेंच जो है वो उनसे ना आईनी बेंच के सरबराह को भी सुनीद है। हाँ। V8 मिली है उनको। मैं देखी तो नहीं, पता लेकिन लगा कि भाई वो सुनीद ये नहीं पता लग रहा है सर्विस को तो करानी है। देखें साहब कह रहे मैंने देखी नहीं है। लेकिन शदीद है। कहा गया है वहाँ भाई, बताया गया, किसी से बताया है ना। हाँ। देखिए ये तो उनकी सादगी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अगर मिली है V8 मिली है, देखें वो स्टेटस था जो भी था, हुकूमत ने अच्छा उनको दी। चलें छोड़ें इस बात को, आप ये बताएं कि आईनी बेंच ने आज 3 महीने में क्या किया है। हाँ सर, ये बड़ी तनकीद हो रही है कि आईनी बेंच ने किया क्या, कोई एक फैसला नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सर बेसिकली अच्छा बेसिकली देखें ना सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बहुत सारे अहम चीज़ें हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और उनमें उसमें बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ जजेस को ये तो एक क्रेडिट जाएगा, जिसको कल चीफ जस्टिस ने भी उनको ये क्रेडिट दिया कि बाकी कि मेरे जजेस जो हैं वो 30-30 40-40 मुकदमात सुन रहे हैं और बयक वक्त एक साइड पे बतौर मंसूर अली शाह के ये बेनिफिशरी हैं, तो एक साइड पे वो हमें बेनिफिशरी नज़र आते हैं 26वीं तरमीम के, तो फिर दूसरी साइड पे हमें विक्टिम भी नज़र आ रहे हैं ना, कि वो देखें डबल काम कर रहे हैं। 9:30 बजे वो बैठते हैं, 11 बजे तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर देखते हैं, उसके बाद जाके वो रेगुलर बेंचेस में बैठते हैं और फिर वो रेगुलर केसेस भी सुन रहे हैं। तो जो आप कह रहे थे कि 8000 समथिंग केसेस का जो बैकलॉग ख़त्म हुआ है या मिनिमम वो नए सुने गए और मिनिमाइज हुए हैं, तो वो ये क्रेडिट इनको जाता है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में। बाकी रेगुलर में जो 2 हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं वो तो केस भी नहीं सुन रहे भाई मेरे, वो ठीक बात है कि जजेस केसेस की समाअत के लिए होते हैं, वो चाहे आईनी बेंच हो या चाहे रेगुलर बेंच हो। एक तरफ हम देखते हैं कि रेगुलर बेंच जो भी अदाद शुमार आए हैं कि 8000 से ज़्यादा मुकदमात के फैसले दिए हैं उन्होंने। दूसरी तरफ कम से कम आईनी बेंच का एक क्रेडिट तो है कि वो उन्होंने जो भी फैसला किया उसकी वजाहतें जारी नहीं की। अच्छा हाँ, वजाहतें जारी नहीं की। और दूसरा ये है कि जो वेदन इधर जुडिशरी में जो रॉन्ग डूइंग्स हुई, जो आइन से मावरा चले गए, उसको भी उन्होंने करेक्ट किया है। कस्टम एक्ट वाले कस्टम एक्ट में 13 जनवरी 16 जनवरी के फैसले वापस लिए हैं। हाँ। अच्छा 35 40 साल से जो केसेस पेंडेंसी में पड़े हुए थे वो उन्होंने 1992 के और पता नहीं उससे भी पुराने केसेस उन्होंने लगाए हैं। अच्छा फिर उसके साथ साथ जुडिशियल एक्टिविज्म का जो एक एलिमेंट था वो भी ख़त्म हुआ। 184(3) के मैटर्स अब इनके पास हैं ये। अच्छा फिर 26वीं तरमीम आपके सामने है, उस पर समाअत कर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट वाला मेन मैटर है, उसको चूँकि ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। और ख़ुद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हमारी पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो पाइपलाइन में पड़े पार्ट ना जाए। नहीं सर, वो इनके पास इतने कुछ ज्यादा केसेस भी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि अब मिलिट्री तो कोर्ट नाज़िर साहब अब ये जो है इसमें एक चीज़ मैं एडिशन करना चाहूँगा। एक अभी जजमेंट या कंकरिंग नोट आया है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर मज़हर और साहब उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 184(3) हम ही सुनेंगे। उसके अंदर उन्होंने जनाब मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट का भी बड़ा हवाला दिया और उसमें कहा है कि जजेस आर नॉट मोनार्क्स। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपनी एक जजमेंट में भी इस्तेमाल किया था। तो ये भी है। और फिर उन्होंने यही कहा है 184(3) हमने ही सुनना है। 185(3) जिसपे 199 के तहत 26 अमेंडमेंट के हवाले से जो भी जुरिस्डिक्शन है वो आईनी बेंच की है ना, मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया कि कस्टम एक्ट का मामला ये नहीं सुन सकते थे क्योंकि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का था। तो नहीं सुन सकते थे ना वो। हाँ अच्छा नासिर भाई एक सवाल है आप अपने पास। नहीं गल सुनना, आज तू हाईजैक ही ना कर ला सारा। मतलब चलो एक सवाल मैं कर रहा हूँ, कोई भी जवाब दे सकता है। हाँ। सवाल नहीं, सवाल ये है कि जजेस की तादाद बढ़ रही है और ये भी आईनी बेंच बनेंगे मजीद। हाँ मजीद आईनी बेंच और 5 का आईनी बेंच है मिनिमम। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोई दूसरा आईनी बेंच बनता है तो उसका सरबराह कौन बन सकता है? नाज़िर साहब देखें मेरी बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जिक्र है 26 नहीं वह है कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस। और मंसूर अली शाह साहब के खतूत के अंदर एक ये भी इतराज़ था ना कि यहाँ पे बेंचेस का जिक्र है, तो एक ही बेंच क्यों है? तो अब आप बताएं जनाब। देखें ना, अगर ये जो मज़ीद जजेस अब आ रहे हैं और अगर जुडिशल कमीशन के ज़रिए ये अगर फ़ैसला होता है कि अब आईनी बेंचेस 2 होंगे, तो आईनी बेंच के सरबराह जो इस वक्त अमीनुद्दीन खान हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन जो सेकंड जो मेरे ख्याल में जो बेंच आईनी बनेगा उसमें जो मोस्ट सीनियर जज होंगे वो उसको हेड करेंगे। लेकिन ओवरऑल आईनी बेंचेस के जो हेड हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, तो हेड तो एक ही है। और वो जैसे और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के 3 सीनियर जज हैं, अगर एक से ज़्यादा या 2 या 3 भी बनते हैं तो 3 बेंचेस बन जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अभी नज़र आ रहा है क्योंकि अभी चीफ जस्टिस ने कहा कि क्रिमिनल जो मैटर्स हैं उसके हवाले से मुस्तकिल बेंचेस जो हैं 2 से 3 बेंचेस वो कह रहे हैं हम लेके आ रहे हैं।
तो लेकिन उसमें अच्छी बात है डिस्पोजल बढ़े। कयूम साहब, लेकिन एक ये चीज़ ध्यान में रखें ना कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी है ना, तो अगर 2 होंगे तो फिर क्या 2 हो जाएंगी? मेरा ख्याल है नहीं वो हेड नहीं होंगे ना नाज़िर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हेड जो है वो सीनियर मोस्ट जज ही है, और बाकी जो उसके बाद हैं जज वो कमेटी के मेंबर्स हैं। समझ रहे हैं ना आप समझ लें कि आप समझ लें कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले की सुप्रीम कोर्ट हो गया है वो। अच्छा, मेरा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को और बड़ा कर दें, 8 से ज़्यादा कर दें। मुझे क्यों तो नहीं ये हो भी सकता? लग रहा है कि ये जो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है ना, इसमें यही मेंबरान ही शायद हेड करें। नहीं नहीं, इसमें नासिर साहब एक ये बात है कि अगर बेंच को बड़ा करना हो या बेंच में से किसी को निकालना हो तो उसकी जो प्रेसिडेंट हमारे पास है वो ये कि आपको याद है ये ही मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस था, और क्योंकि जस्टिस आयशा जो हैं उन्होंने अपना फैसला दिया हुआ है वो जिसमें अल्ट्रा वायरिस करार दिया था 212 को, अंडरस्टूड है कि वो नहीं बैठेंगे, वो नहीं बैठ सकती, तो ये मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया था कि उनकी जगह एक और जज साहब जो हैं वो यहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट की जाए, फिर शायद बिलाल हसन साहब जो हैं उनकी फिर उनको बुलाया गया। आयशा मलिक साहिबा ने 26th अमेंडमेंट में से अपने आप को रिक्यूज भी तो कर लिया ना। नहीं उससे नहीं किया, वो उन्होंने टैक्स वाले केस वो टैक्स वाले केस टैक्स वाले, sorry, टैक्स वाले कस्टम एक्ट वाले उससे किया ना उन्होंने। अच्छा, एक और बड़ा क्रेडिट है आईनी बेंच का जिसको हम भूल रहे हैं, वो ये है कि जो खुदाई खिदमतगार टाइप के जो पटिशनर्स आते थे सुप्रीम कोर्ट में, अब वो कितनी डिसमिस किए और उन्होंने सारी। ना सिर्फ डिसमिस करके बल्कि उनको जुर्माने आयद करके ये एक मैसेज दिया गया है कि इस तरह से जब किसी का कोई अपना नहीं होता, कोई इशू मुतासरा फ्रीक Frivolous नहीं litigation होता जो है और उसको ये discourage किया। बेबुनियाद और मनगढ़ंत दरखास्तें दायर की जाती हैं, तो उसकी हौसला शिकनी ना सिर्फ की गई है बल्कि उनके ऊपर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। अदरवाइज़ हमने यहाँ पे देखा है कि कोई खुदाई खिदमतगार होते थे और फिर उनको जज साहब डांटते थे, तो दरखास्त लेके आ गए हो, हर आपका यही काम है, चले हट जाएं, और फिर उस पर प्रोसीडिंग भी होती थी और जजमेंट भी आता था। ये प्रोसीडिंग्स नहीं होती थी, आप इलेक्टेड मेंबर्स को डिसीट भी करवा देते थे, यानी खुदाई खिदमतगार साहब जिनका कोई काम नहीं है वो एमएनए इलेक्टेड जो लाखों लोगों ने वोट दिया है उसकी छुट्टी हो जाती थी। मतलब ये चीज़ तो रुकी है ना कम से कम। अच्छा नहीं, वो पता नहीं रुकी है कि नहीं रुकी है, अभी आपको क्या पता फिलहाल है? तो रुकी हुई है। नहीं, अच्छा तो नाज़िर साहब जैसे रिव्यूज़ का मामला है, ऑल्दो कि हमने देखा कि आईनी बेंच के अंदर रिव्यूज़ के मामला लगते रहे हैं, ठीक है, तो ये मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा है, जो पार्लियामेंट भी इनकम्प्लीट है, अब ये पार्लियामेंट 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद नया ईयर शुरू होना है, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, पता नहीं कंफर्म हुआ है कि नहीं हुई, तो ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमा कब लगेगा, और अगर लगेगा तो उसमें तो 13 रुकनी फुल कोर्ट था, क्योंकि उस वक्त 13 जज ही थे, तो लिहाजा वो फुल कोर्ट था, तो इसलिए तो मजीद तो अब जो है ये जो हाँ, अब इसमें आपको लगता है कि ये अगर देखें हम इस मामले को तो 8 आईनी बेंच के जजेस हैं और 6 जज साहिबान और आ रहे हैं, तो ये टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है 14। 13 थे वो 13 थे, तो आपको क्या लगता है कि ये जज साहिबान जो हैं वो 6 जो आ रहे हैं ये आईनी बेंचेस का हिस्सा होंगे? मतलब मैं वैसे ही कह रहा हूँ आपको। देखिए, मैंने इसका सवाल का एक नई सुप्रीम कोर्ट क्रिएट कर रहे हैं आप। देखिए, मैंने आपको इसलिए तो वो एक इशारा दिया था कि यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इनलार्ज हो जाए, रीज़न बीइंग कि ये जो है ये शायद केस लगेगा, तो उसके लिए बड़ा तो आपको लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं? फिर हाँ, ये बिल्डिंग तो वही है, लेकिन हर चीज़ बदल गई है। लेकिन ये अभी हम फर्ज कर रहे हैं, पता नहीं अभी जुडिशल कमीशन की मीटिंग होती है, उसके अंदर क्या फैसला होता है, कैसे होता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त आईनी बेंच का जो पूरा फोकस जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट्स केस है, बड़ा फोकस है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस केस को सुना जा रहा है। ये फोकस और कितने एटलीस्ट साल बाद रहेगा ये बता दें। ये कोशिश अब की बार की जा रही है कि इस केस को मुकम्मल कर लिया जल्द जाए। अज जल्द। हाँ, जल्द अज जल्द। 2 साल से कोशिश हो रही है, जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया। लेकिन अभी बहुत सारे वकील रहते हैं। साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान तनख्वाह तो लेते हैं केसेस सुनने की, लेकिन वो केसेस सुनने की बजाय फैसले वो खतूत लिखते हैं, लेटरबाजी करते हैं। मुझे आप बताएं कि ये जो 26वीं तरमीम या ये जुडिशल कमीशन को मैंने सुना है कि इख्तियार दिया गया है कि वो उनकी कारकर्दगी भी देख सकता है,
तो आपको मुस्तकबिल में कोई ऐसा चीज़ नज़र आ रही है कि इनकी साफ ज़रा चीज़ें तो बन रही हैं? नहीं, चार्जशीट जाहिर है भी तैयार अब हो रही है। मेरा ख्याल है कि जो जुडिशल कमीशन है वो रिव्यू तो करेगा। जितने जो 36 जज अब तक लगाए गए हैं हाई कोर्ट्स के, तो उनकी कारकर्दगी के बुनियाद के ऊपर उनकी एलिवेशन होगी, मतलब या तो मुस्तकिल होंगे या फिर वो घर जाएंगे जैसे पहले होता था। वो पहले भी कारकर्दगी को हाई कोर्ट के लिए है, वो हाई कोर्ट के लिए नहीं वो ये नहीं है कि ये अब मुझे नहीं वो पता हाई कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी कर सकते कारकर्दगी हैं। की बुनियाद पर 209 में उसको फारिग किया जा सकता है, ये नहीं किया, ये एक और बात है। मेरा ख्याल है कि ये तैयब साहब, ये मेरे ख्याल में उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। और ये चीफ जस्टिस जाहिया साहब ने कहा है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो हमारे एक्सपर्ट जजेज़ हैं वो काम नहीं कर रहे, तो फिर इसलिए हम ले आए हैं उनको। अच्छा, अपना मियां गुल हसन साहब की कोई टैक्स के बारे में रिपोर्टेड जजमेंट नासिर साहब आपने देखी? यार बात ने अब हम मुझसे हाई कोर्ट कवर ही हम हाई कोर्ट कवर ही नहीं करते, लेकिन मैं एक बात, मेरे समाज में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि कुछ जगहों पे ये ज़रूर है कि ज़्यादा परफॉर्मेंस किसी और मैंने की थी, हाँ, खबरें ज़्यादा मैंने दी तो तरक्की नासिर साहब दी हो गई। ये बात भी चल रही है। ये भी चल रही है। चलो वो तो अपना जो है ये सर। लेकिन नेचुरल है। एक बात है, देखिए मियां गुल हसन औरंगज़ेब जब वकील थे तो जब यहाँ पे पेश होते थे तो हमने उनको अच्छा, वो मियां गुल हसन साहब को छोड़ दें आप, वो अब एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं। सॉरी एक बात, लेकिन मियां गुल हसन, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का आर्बिट्रेशन का केस तो बहुत ज़्यादा है, उनके पास इसका और एक्सपीरियंस तो है। आर्बिट्रेशन के हवाले से और भी तो है ना। वो कौन है? वो तो एडीआर में भी है। अच्छा यार, ये बताएं मुझे आप, ये नासिर साहब ने आर्बिट्रेशन करके ना मेरी एक रग छेड़ी है, ठीक है। तो चले मैं अभी उन 4 फाजिल जज साहिबान का जिक्र जो है ना उठा रखते हैं, हाँ, कि आर्बिट्रेशन क्यों किसको बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तो नासिर साहब, क्या खबरें हैं कि जो 6 फाजिल जज साहिबान हैं और 4 एक्टिंग चीफ जस्टिस कल हल्फ ले रहे हैं? देखें, हमें यही बताया गया है कि तैयारियां मुकम्मल हैं और कल। ये किसने बताया आपको? आप नहीं बताया? सोर्स आप नासिर सोच बताइए आप। ये नासिर साहब हर चीज़ जो है ना मुझ पर डाल रहे हैं। देखिए वो बड़े चालाक हैं, ये भी पूरे मंसूशा सारे। कल इंशाल्लाह ओथ हो जाएगी और जजेस वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएंगे, कमरे तैयार हैं। नोटिफिकेशन से पहले ही हो जाएगा। नोटिफिकेशन वैसे अभी तक हुआ तो नहीं है। हाँ, जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक जो है नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हो सका है और पुलिसां को लंघ गई हैं। सदर साहब नीतीश सदर साहब पहुंचे तो आज हो जाएगा। हाँ, वो मेरी जो वजारत कानून में बात हुई थी तो वो हाई कोर्ट के जज साहिबान के जो नोटिफिकेशन उस वक्त सदर साहब थे। अच्छा, तो मज़ा ये है कि अगर प्रेसिडेंट आ जाते हैं तो फिर उनकी जो है ना वो उससे हो जाएंगे अप्रूवल से, तो वो प्रोसेस के अंदर है। मेरी जो वजारत कानून में बात हुई कि ये अमल प्रोसेस में है, लेकिन ज़राए यही ज़राए समरियाँ थे सारियाँ तैयार हो जाती हैं यार। समरी तैयार हो गई है, कमरा तैयार हो गया है, सेज लग गई है, रेनोवेशन हो गई, रेनोवेशन हो रही है, प्रोटोकॉल चल रहे हैं, शराय दस्तूर पर ढोल धमाका हो रहा है। तैयब अर्दवान साहब आए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो कुछ नासिर साहब आप कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप कितने खुशकिस्मत है कि ढोल भी आज बजे हैं। हाँ, ढोल भी आज ढोल भी बजे हैं। लेकिन ये किस बात पे बज रहे हैं? कल्चर शो कर रहे हैं। चलें, पंजाब में भी मेला मवेशियाँ जो है ना, और वो मेला जो है वो भी बड़े अरसे के बाद हुआ। वो बड़े रंग जो है वो बिखर रहे थे। अल्लाह करे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो तरक्की खुशहाली हो और जो है मामलत आगे बढ़े। तो शराय दस्तूर से इतना ही अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। गो कि नासिर साहब के पास एक बहुत बड़ी खबर थी जो उन्होंने छुपा ली है। अल्लाह निगहबान।